नमस्कार बच्चों, मैं शशिकांत जागीर आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल इकोनॉमिक्स एजुकेशन हब शशिकांत सर के चैनल में। आज हम बात करेंगे कक्षा 12 की व्यष्टि अर्थशास्त्र की पुस्तक के पाठ नंबर 3 उत्पादन और लागत के अगले टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है लागतें। ठीक है, तो लागतों के बारे में पढ़ने से पूर्व मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इससे जो पिछले जो वाले वीडियो है उसमें हमने उत्पादन वाला जो टॉपिक है उसको अच्छे से समझ लिया है कि उत्पादन क्या होता है, उत्पादन फलन क्या होता है, कुल उत्पादन, सीमांत उत्पादन, औसत उत्पादन की जो अवधारणा है उनको हमने अच्छे से समझी। फिर परिवर्तनशील अनुपातों के नियम के बारे में पढ़ा और इसके जस्ट पहले वाले वीडियो में हमने पैमाने के प्रतिफल के बारे में पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे लागत के बारे में कि लागत होती क्या है। तो मोस्टली आपको बता देता हूँ कि लागत होती क्या है कि कोई भी उत्पादक होता है, किसी वस्तु का उत्पादन करता है तो उस उत्पादन करने पर जो खर्चा आता है उस वस्तु पर, वो क्या कहलाता है, उस वस्तु की लागत कहलाती है। जैसे मान लो एक पेन है, इस पेन को बनाने में कंपनी को जितना खर्चा आता है वही क्या हो गई, इस पेन की लागत हो गई। ठीक है, या एक बोर्ड है, इस बोर्ड को बनाने में कंपनी को जितना खर्चा आता है, जितना व्यय करती है, तो वो क्या हो गई, इससे बोर्ड की लागत हो गई। तो लागत समझ में आ गई बच्चों की लागत होती क्या है। तो लागतों के बारे में हम पढ़ते हैं कि लागतें समय के आधार पर लागतें दो प्रकार की होती है। ध्यान देना बच्चों, समय के आधार पर लागतें दो प्रकार की होती है। पहली है अल्पकालीन लागतें और दूसरी है दीर्घकालीन लागतें। तो अल्पकालीन लागतें और दीर्घकालीन लागतें क्या होती है, इसके बारे में आज चर्चा करेंगे। तो हमने देखा था कि अल्पकाल में क्या होता है, उत्पादन के कुछ साधन स्थिर रहते हैं और कुछ साधन परिवर्तनशील रहते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूं कि जो स्थिर साधन होते हैं उन पर जो व्यय किया जाता है वो तो हो गई स्थिर लागतें, और जो परिवर्तनशील साधन होते हैं उन पर जो व्यय किया जाता है, जो खर्चा किया जाता है, वो होती परिवर्तनशील लागतें। ये तो होती अल्पकाल की बात। और दीर्घकाल में क्या होता है, जितने भी साधन होते हैं वो सब क्या होते हैं, परिवर्तनशील होते हैं। इसलिए इसमें कोई भी साधन क्या होता है, स्थिर नहीं होता। जो भी लागतें होती है वो परिवर्तनशील ही होती है। तो इनके बारे में हम आराम से चर्चा करेंगे एक एक के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अल्पकालीन लागतें। आज के वीडियो में हम अल्पकालीन लागतों के बारे में पूरा का पूरा विस्तृत रूप से समझेंगे कि अल्पकालीन लागतें कौन कौन सी होती है और किस प्रकार की होती है, उसके बारे में आज जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अल्पकालीन लागतें। तो अल्पकालीन लागतों को मैं समझाने से पहले आपको एक चार्ट के माध्यम से बताना चाहता हूं कि अल्पकालीन लागतें कौन कौन सी होती है। अल्पकालीन लागतें देखो, मोस्टली अल्पकालीन लागतें तीन प्रकार की होती है। पहली होती है कुल लागत, जिसको हम टीसी के माध्यम से जानते हैं। दूसरी होती है औसत लागत यानी एससी, और तीसरी होती है हमारी सीमांत लागत यानी एमसी। तो इस प्रकार ये तीन प्रकार की लागतें, कुल लागत, औसत लागत और सीमांत लागत। अब इसमें क्या होता है कि जो कुल लागत होती है वो दो प्रकार की होती है, कुल स्थिर लागत और दूसरी होती है कुल परिवर्तनशील लागत। कुल परिवर्तनशील लागत यानी ये तो हो गई, इसको बोलेंगे हम शॉर्ट फॉर्म में TFC, और ये हो गई TVC। ठीक है, ये तो हो गई अल्पकालीन लागतों में कुल लागत के प्रकार। अब औसत लागत में भी क्या होती है, दो प्रकार की होती है औसत लागतें भी। एक होती है औसत स्थिर लागत, औसत स्थिर लागत यानी AFC, और दूसरी होती है औसत परिवर्तनशील लागत यानी AVC।
ठीक है। इसको परिवर्तित लागत भी बोल सकते हैं या परिवर्तनशील लागत भी बोल सकते हैं, दोनों एक ही नाम है, ठीक है। तो इस प्रकार आज जो अल्पकालीन लागतें हैं वो 7 हो गई। एक तो हो गई कुल लागत, एक कुल स्थिर लागत, एक कुल परिवर्तनशील लागत, 3 तो ये हो गई। 3 हो गई औसत लागतें, औसत लागत, औसत स्थिर लागत, औसत परिवर्तनशील लागत, 3 3 6, और एक हो गई सीमांत लागत, ये हो गई 7। तो चार्ट के माध्यम से बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि अल्पकालीन लागतें कौन कौन सी होती है। अब हम बात करते हैं एक एक के बारे में और एक एक को समझेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कुल स्थिर लागत के बारे में। तो बच्चों ये चार्ट अच्छी से समझ में आ गया होगा आपके, इस चार्ट को आप नोट कर लेना, ठीक है। अब हम बात करते हैं कुल स्थिर लागत के बारे में। कुल स्थिर लागत, कुल स्थिर लागत यानी TFC। तो देखो बच्चों, कुल स्थिर लागत क्या होती है? जब उत्पादन मात्रा में परिवर्तन के साथ साथ, ध्यान देना बच्चों, उत्पादन मात्रा में परिवर्तन के साथ साथ ये लागतें परिवर्तित नहीं होती। यानी कुल स्थिर लागतें वे लागतें होती है जो उत्पादन मात्रा में परिवर्तन के साथ साथ परिवर्तित नहीं होती। यानी उत्पादन के हर स्तर पर, उत्पादन के जितने भी स्तर होते हैं, विभिन्न स्तर होते हैं, उन पर क्या रहती है? स्थिर या समान रहती है। तो वो लागतें क्या कहलाती है? कुल स्थिर लागतें होती है। तो बच्चों आपके समझ में आ गया कि उत्पादन चाहे बढ़े चाहे घटे, ये हमेशा क्या रहेगी? स्थिर ही रहेगी। इन उत्पादन पर कोई, उत्पादन बढ़ने या घटने पर इनका पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो डेफिनेशन आपके समझ में आ गए होंगे। तो डेफिनेशन लिख मैं आपको बता देता हूँ कि कुल स्थिर लागतें वे लागतें होती है, कुल स्थिर लागतें वे लागतें है जो, कुल स्थिर लागतें वे लागतें हैं जो उत्पादन मात्रा में, जो उत्पादन मात्रा में परिवर्तन के साथ साथ, परिवर्तन के साथ साथ, परिवर्तन के साथ साथ परिवर्तित नहीं होती, परिवर्तित नहीं होती। अर्थात उत्पादन के विभिन्न स्तरों पर, उत्पादन के विभिन्न स्तरों पर समान रहती है, यानी स्थिर रहती है। तो ये लागतें कौन सी है? ये लागतें कुल स्थिर लागतें TFC कहलाती है। तो बच्चों आपके समझ में आ गया होगा कि कुल स्थिर लागत क्या होती है। मतलब कुल स्थिर लागत क्या होती है कि उत्पादन मात्रा में परिवर्तन के साथ साथ क्या होती है? परिवर्तित नहीं होती। यानी उत्पादन कोई भी स्तर हो, यानी विभिन्न स्तरों पर क्या होती है? समान या स्थिर रहती है। तो वो क्या कहलाती है? कुल स्थिर लागत यानी TFC कहलाती है। इसका एक उदाहरण बताता हूं कि जैसे भवन किराया, जैसे क्या हो गया? भवन किराया। भवन किराया समझ में आया? जैसे कोई भी उत्पादक है, एक भवन किराए पे लिया, अगर उस पर वो उत्पादन करेगा तो भी उसको क्या देना पड़ेगा? किराया देना पड़ेगा। अगर वो उत्पादन नहीं भी करेगा तो भी उसको क्या करना पड़ेगा? किराया देना पड़ेगा। अगर वो 1 इकाई का उत्पादन करता है तो भी उतना ही किराया देना पड़ेगा, और वो 1000 इकाइयों का उत्पादन करता है तो भी उसको उतना ही किराया देना पड़ेगा। यानी उत्पादन में वृद्धि या कमी से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वो लागतें कैसे होती है? स्थिर लागतें। एक और उदाहरण बता देता हूं, जैसे चौकीदार का वेतन। चौकीदार होता है ना, जैसे कोई भी फैक्ट्री में कोई चौकीदार लगा होता है, चाहे फैक्ट्री कम उत्पादन करे चाहे ज़्यादा उत्पादन करे, क्या होता है? उस चौकीदार का वेतन क्या रहता है? समान ही रहता है। तो ये क्या होता है? कुल स्थिर लागतें
होती है। तो बच्चों कुल स्थिर लागतें समझ में आ गई। कुल स्थिर लागतें क्या होती है। अब कुल स्थिर लागतों का मांग जो वक्र है वो कैसा होता है वो भी समझा देता हूं मैं आपको अभी जस्ट। तो ध्यान देना, ये हो गया TFC, ये हो गई लागतें OY पर, और O अक्ष पर हो गई उत्पादन मात्रा। तो देखो बच्चों, उत्पादन मात्रा बड़ी है घटी है, Q1 Q2, तो लागत क्या रही, उसी के बराबर यानी स्थिर रही। ठीक है ना, तो कोई कमी नहीं हुई, नहीं कोई वृद्धि हुई, यानी स्थिर रही। यानी TFC का जो TFC वक्र होता है, ध्यान देना इधर कि TFC वक्र की आकृति कैसी होती है। TFC वक्र की आकृति क्षैतिज अक्ष या X अक्ष के समांतर होती है। तो बच्चों इसको नोट कर लेना, TFC क्या है। तो TFC समझ में आ गया कि TFC क्या है। ठीक है, TFC के वक्र की आकृति कैसी है, देखो ये बड़ा वक्र, तो इसकी आकृति कैसी है, O अक्ष के समांतर या क्षैतिज अक्ष के समांतर। तो मेरे हिसाब से TFC एंड कुल स्थिर लागत आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, अब हम बात करते हैं अगली लागत, जिसका नाम है कुल परिवर्तनशील लागत। देखो बच्चों बहुत इजी है आज का टॉपिक, इसको समझते रहना और इन नोट्स को उतारते भी रहना। अब हम अगली लागत की बात करते हैं, जिसका नाम है कुल परिवर्तनशील लागत, TVC। देखो बच्चों TVC क्या होती है कि कुल परिवर्तनशील लागतें वे लागतें होती है जो उत्पादन मात्रा के साथ साथ परिवर्तित होती है। ध्यान देना, इसमें एक क्या होती है, उत्पादन मात्रा के साथ साथ परिवर्तित होती है, यानी उत्पादन के विभिन्न स्तरों पर क्या होती है, अलग अलग यानी भिन्न भिन्न होती है। अगर उत्पादन शून्य होगा तो ये लागतें क्या होगी, शून्य होगी। अगर उत्पादन बढ़ेगा तो ये क्या होती है, धीरे धीरे बढ़ती जाती है। ठीक है, तो समझ में आ गई कुल परिवर्तनशील लागतें क्या होती है। तो कुल परिवर्तनशील लागतें, कुल परिवर्तनशील लागतें वे लागतें होती है जो उत्पादन मात्रा में परिवर्तन के साथ साथ परिवर्तित होती है। अर्थात उत्पादन के विभिन्न स्तरों पर अलग अलग होती है। ध्यान देना, तो कुल स्थिर लागत, कुल परिवर्तनशील लागतें क्या होती है कि वे लागतें होती है जो उत्पादन मात्रा में परिवर्तन के साथ साथ परिवर्तित होती रहती है, यानी उत्पादन के विभिन्न स्तरों पर क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। तो वो लागतें कौन सी होती है, TVC लागतें कहलाती है। ठीक है, तो ये लागतें TVC लागतें कहलाती है। तो बच्चों TVC लागतें समझ में आ गई। जैसे उदाहरण है कच्चे माल का, कच्चा माल रॉ मटेरियल होता है। अब देखो मान लो कोई उत्पादक है, किसी वस्तु का निर्माण करता है तो उसको कच्चे माल की आवश्यकता होती है। तो ज़्यादा वस्तुओं का निर्माण करेगा तो ज़्यादा कच्चे माल की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो कच्चा माल हो गया TVC का उदाहरण। दूसरा है श्रम की मजदूरी।
दूसरी है मजदूरी, यानी श्रम की मजदूरी, ठीक है ना। तो मजदूर क्या है, आपको ज़्यादा उत्पादन करना है तो ज़्यादा मजदूरों की आवश्यकता पड़ेगी, और कम उत्पादन करना है तो कम मजदूर की आवश्यकता पड़ेगी, तो कॉस्ट भी क्या होगी, कम आएगी। और ज़्यादा उत्पादन करना है तो कॉस्ट भी क्या आएगी, ज़्यादा आएगी। तो बच्चों टीवी से समझ में आ गई कि उत्पादन जैसे जैसे बढ़ेगा तो ये लागतें भी क्या होती है, बढ़ती जाती है, और उत्पादन घटता है तो ये लागतें घटती जाती है, ठीक है। अब इसका वक्र कैसे बनता है वो आपको बता देता हूँ। इसका जो वक्र बनता है वो ऐसे बनता है, प्रारंभ में घटती दर से बढ़ता है और फिर बढ़ती दर से बढ़ता है। ये क्या है, टीवीसी वक्र, ठीक है। ये उत्पादन मात्रा हो गई ओ अक्ष पर, और ओ वाई पर लागतें हो गई। तो टीवीसी वक्र क्या होता है, उल्टे एस आकार का। इसकी आकृति कैसी होती है, ध्यान देना बच्चों। टीवीसी वक्र की आकृति उल्टे एस आकार की होती है, ध्यान देना, उल्टे एस आकार की होती है, ठीक है। तो उल्टे एस आकार की क्यों होती है कि प्रारंभ में जो कुल लागत, कुल परिवर्तनशील लागत है वह घटती दर से बढ़ती है। एक बिंदु पर वह फिर वो क्या होती है, बढ़ती दर से बढ़ने लग जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार इसकी आकृति कैसी होती है, उल्टे एस आकार की होती है। तो बच्चों आपको कुल परिवर्तनशील लागत समझ में आ गई। कुल स्थिर लागत और कुल परिवर्तनशील लागत दोनों इजी है, दोनों के मैंने डेफिनेशन, एग्जाम्पल और वक्र आपको मैंने अच्छी से समझा दी है। अब हम बात करते हैं कुल लागत की। अब हम बात करते हैं तीसरी, कुल लागत की, यानी टीसी। तो बच्चों टीसी क्या होती है समझना। किसी वस्तु का जो कुल उत्पादन होता है, ध्यान देना, किसी वस्तु का जो कुल उत्पादन होता है, उस वस्तु पर जो कुल धन व्यय होता है वही क्या कहलाता है, कुल लागत कहलाता है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, जैसे ये पेन है, ठीक है। इस पेन का कुल उत्पादन करना है तो कुल उत्पादन में जो कुल खर्चा या व्यय होता है तो इन पेनों की क्या हो जाती है, वो कुल लागत होती है। जैसे 1000 पेन बनाने हैं तो 1000 पेन बनाने पर जो कुल खर्चा होता है, कुल व्यय होता है, वो क्या हो जाती है, इन 1000 पेनों की क्या होती है, कुल लागत हो जाती है, ठीक है। तो ये क्या कहलाती है, कुल लागत कहलाती है। किसी वस्तु के कुल उत्पादन पर जो कुल, किसी वस्तु के कुल उत्पादन पर जो कुल धन व्यय होता है उसे कुल लागत कहते हैं। तो बच्चों कुल लागत समझ में आ गई कि किसी वस्तु के कुल उत्पादन पर जो कुल धन व्यय होता है वह क्या होगी, उस वस्तु की कुल लागत यानी टीसी होगी। एक बात और है जो महत्वपूर्ण बताना चाहता हूं कि कुल लागत होती है ना, कुल लागत, बच्चों कुल लागत होती है, जो हमने जस्ट अभी 2 लागतें पढ़ी ना, कुल स्थिर लागत और कुल परिवर्तनशील लागत। तो कुल लागत क्या होती है, कुल स्थिर लागत और कुल परिवर्तनशील लागत का योग होती है, ध्यान देना बच्चों। तो कुल लागत क्या हो गई, कुल लागत कुल स्थिर लागत व कुल परिवर्तनशील लागत का योग होती है। तो कुल लागत क्या होगी, समझ में आ गया कि कुल लागत क्या होती है, कुल स्थिर लागत और कुल परिवर्तनशील लागत का योग होती है। तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा, टीसी बराबर टीएफसी प्लस टीवीसी। तो टीवीसी आपको पता है और टीएफसी क्या है, एक कुल स्थिर लागत है, एक कुल परिवर्तनशील लागत है। मैं वैसे भी लिख के बता देता हूं आपको शब्दों में। कुल लागत बराबर
कुल स्थिर लागत प्लस कुल परिवर्तनशील लागत। तो कुल लागत समझ में आ गई क्या होती है। अब एक जो मोस्ट बात है कि कुल लागत जो वक्र होता है वो कभी भी मूल बिंदु से प्रारंभ नहीं होता। ध्यान देना, कभी भी मूल बिंदु से प्रारंभ नहीं होता। ये हमेशा जो टीएफसी वक्र है जहां से स्टार्ट होती है वहां से प्रारंभ होता है। तो ध्यान देना, कुल लागत वक्र कभी भी मूल बिंदु से प्रारंभ नहीं होता। यह है टीएफसी बिंदु से प्रारंभ होता है। तो कुल लागत वक्र क्या होता है, कभी भी मूल बिंदु से प्रारंभ नहीं होता। ये क्या होता है, टीएफसी बिंदु से प्रारंभ होता है। क्योंकि क्या होता है, अगर टीवीसी शून्य होगी तो भी टीसी क्या होगी, टीएफसी के बराबर तो होगी। इसलिए कभी भी क्या होता है, मूल बिंदु से प्रारंभ नहीं होता। आपको मैं और एक और बात बता देता हूँ, जो टीसी वक्र होता है उसकी आकृति भी कैसी होती है, टीएफसी वक्र की आकृति भी उल्टे एस आकार की होती है। ध्यान देना, उल्टे एस आकार की होती है। इधर मैंने पोस्ट टू लिखा, उल्टे एस आकार की होती है। तो मैं वक्र बना के बताता हूं आपको। देखना बच्चों, ओ अक्ष पर क्या है, उत्पादन मात्रा, और ओ वाई पर क्या है, लागत है। ये हो गई कुल स्थिर लागत, ठीक है ना। और जो बच्चों इस वक्र को मैं थोड़ा यहाँ समझा देता हूँ, ठीक है। ये थोड़ा नीचे रह गया वक्र, ठीक है। इधर समझना आप, ये है हमारा ओ अक्ष जो उत्पादन मात्रा को दर्शाता है, और ये है ओ वाई जो लागतों को दर्शाता है। ये हो गया हमारा कौन सा वक्र, टीएफसी वक्र, जो अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था ना मैं, टीएफसी। और ये हो गया हमारा टीवीसी वक्र, ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है, दिख रहा है ना, ठीक है। अब जो हम बात करें कौन से वक्र, टीसी वक्र। तो टीसी वक्र कभी भी क्या है, यहाँ से मूल बिंदु से प्रारंभ नहीं होता। ये हमेशा जो टीएफसी वक्र का स्टार्ट होता है वहां से प्रारंभ होता है। तो ये कहां से प्रारंभ होगा, इस बिंदु से। देखो बच्चों, इस बिंदु से दिखाई दे रहा है ना, इस बिंदु से क्या होगा, प्रारंभ होगा। और इसकी आकृति भी कैसी होगी, ऐसी। ये हो गया आपका टीसी वक्र। तो बच्चों दिखाई दे रहा है, एक टीसी वक्र है। तो ये तीनों वक्र मैंने क्या है, एक ही रेखा चित्र बनाया, टीएफसी, टीवीसी और टीसी, ठीक है। तो इस प्रकार मैंने आज आपको इन तीनों के बारे में बता दिया। टीसी वक्र क्या होता है, टीएफसी वक्र क्या होता है, और टीवीसी वक्र क्या होता है। तो तीनों की मैंने डेफिनेशन, तीनों के सूत्र और तीनों की आकृति किस प्रकार की होती है वो आपको बना के समझा दी। अब मैं क्या करता हूँ, सारणी के माध्यम से आपको और अच्छी से समझा देता हूँ, जिससे क्या हो कि आपका जो लागतें वाला टॉपिक है ये पूरी तरह धीरे धीरे समझ में आए, ठीक है। हम अब लागतें सारणी बनाते हैं। ये बच्चों, ये जो नोट्स है, तो मैं लिखता हूँ, इनको आप नोट करते रहना और नोट्स बनाते रहना। और कोई चीज़ समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में जाके पूछना मुझे। अब इधर ध्यान देना, अब हम बनाएंगे सारणी, सिर्फ 3 की बनाएंगे अभी, फिर लास्ट में सबकी बनाएंगे। जो मैं 7 है उन सबकी बनाएंगे, सबसे पहले अभी 3 की बना देते हैं। सबसे पहले आएगी उत्पादन मात्रा। यहाँ क्या आएगी, उत्पादन
मात्रा, जिसको क्यू के द्वारा दर्शाया जाता है। फिर उसके बाद में आती है TFC यानी कुल स्थिर लागत। फिर उसके बाद में आती है TVC कुल परिवर्तनशील लागत। और ये आती है TC क्या होती है? TFC प्लस TVC का योग। मैं आपको समझाने के लिए यहाँ लिखा है कि TFC क्या होती है, TC क्या होती है, TFC प्लस TVC का योग। ठीक है, अब हम बात करते हैं, जैसे मान लो उत्पादन मात्रा क्या है, शून्य। क्या है? शून्य। तो TFC क्या होगी? 10 है। TFC क्या है? 10 है। TVC क्या है? शून्य है। और तो TC क्या हो जाएगी? TFC प्लस TVC का योग, यानी 10 हो गई। 10 प्लस 0 बराबर क्या हो गई? 10 हो गई। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं जैसे उत्पादन मात्रा 1 बढ़ी, उत्पादन मात्रा 1 बढ़े तो TFC क्या होगी? मैंने आपको बताया था TFC क्या होती है, उत्पादन मात्रा के साथ साथ क्या होती है, परिवर्तित नहीं होती, यानी उत्पादन घटे चाहे बढ़े ये क्या रहेगी, स्थिर रहेगी। तो हर मात्रा पर क्या रहेगी, ये स्थिर रहेगी। स्थिर का मतलब 10 है तो 1 पर भी क्या रहेगी, ये 10 रहेगी। TVC क्या होती है, उत्पादन मात्रा के साथ साथ क्या होती है, परिवर्तित होती रहती है। ठीक है, तो देखो ये कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। ठीक है, ये कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। ठीक है, तो 8 हो गई तो ये कितनी हो जाएगी, 8 प्लस 10 तो कितनी होगी TC, ये होगी 18। ठीक है, तो आपको पता है कि जो TC क्या होती है, TFC प्लस TVC का जोड़ होती है। ठीक है, तो बच्चों समझ में आया कि ये क्या होती है। अब हम बात करते हैं दूसरी इकाई की। ठीक है, तो दूसरी इकाई में क्या होगा, TFC क्या होगी, 10 ही रहेगी, नहीं ये क्या रहेगी, हर पर समान ही रहेगी। ठीक है, तो देखो परंतु एक TVC क्या होती है, हट जाती है। 8 से क्या हो गई, 14 हो गई। ठीक है, तो 10 प्लस 14 कितने हो गए, 24 हो गए। ठीक है, इसी प्रकार तीसरी इकाई है, तीसरी इकाई पे क्या होगी, 10 होगी। तीसरी इकाई पे क्या होगी, 10 हो गई। ये बढ़कर कितनी हो गई, 18 हो गई। ठीक है, तो 10 प्लस 18 ये हो गई 28। ठीक है, इसी प्रकार चौथी इकाई है, चौथी इकाई पे TFC क्या होगी, सेम रहेगी, नहीं 10 ही रहेगी। ठीक है, ये 10 रहेगी, ये बढ़कर कितनी हो गई, 24 हो गई। ठीक है, तो 10 और 24 34 हो गए। ठीक है, 5 पे क्या रहेगी, ये भी सेम रहेगी 10, ये बढ़कर क्या हो गए, 34 हो गए। तो ये कितने हो जाएंगे, 44। 10 प्लस 34 बराबर 44। ठीक है, छठवीं इकाई पे ये 10 ही रहेगी, समान रहेगी। ये बढ़कर कितनी हो गई, 50 हो गई। तो ये कितनी हो जाएगी, 60 हो जाएगी। तो देखना बच्चों मैंने क्या बताया, TFC क्या होती है, उत्पादन की प्रत्येक इकाई पर स्थिर रहती है, उत्पादन 0 रहे, 1 2 3 4 5 6 यानी कितना भी बढ़े ये क्या रहेगी, स्थिर रहेगी, यानी 10 ही है। ठीक है ना। और TFC क्या होती है, जैसे जैसे उत्पादन बढ़ता है वैसे वैसे इसकी मात्रा भी बढ़ रही है। देखो 1 पर 0 पे 0 थी और 6 पर 50 हो गई। ठीक है, तो इस प्रकार इन दोनों का जोड़ क्या होता है, TC होता है। तो आपकी सारणी समझ में आ गई होगी। ठीक है ना, तो हमने इस सारणी के माध्यम से आपको भी और अच्छे से समझा दिया। तो मेरे हिसाब से आपको TFC, TVC और TC अच्छी से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये तीनों की। अब हम बात करते हैं औसत लागतों की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं औसत स्थिर लागत की। देखो अब बात करेंगे हम औसत लागतों के बारे में। तो सबसे पहले किसकी बात करेंगे हम, औसत स्थिर लागत। औसत स्थिर लागत यानी AFC। ठीक है, तो औसत स्थिर लागत क्या होती है वो बता देता हूं कि जब कुल स्थिर लागत में उत्पादन मात्रा का भाग देते हैं तो हमें
औसत स्थिर लागत प्राप्त हो जाती है। ध्यान देना, बहुत ईजी है कि कुल स्थिर लागत है उसमें आपको क्या करना है, उत्पादन मात्रा का भाग देना है और जो भी मान आ जाएगा वो क्या हो जाएगी, औसत स्थिर लागत हो जाएगी। ठीक है, तो औसत स्थिर लागत तो क्या होती है कि कुल स्थिर लागत में उत्पादन मात्रा का भाग देकर औसत स्थिर लागत यानी AFC प्राप्त होती है। ध्यान देना, इसमें भाग लगाना है, कुल स्थिर लागत में उत्पादन मात्रा का भाग देकर औसत स्थिर लागत प्राप्त होती है। ठीक है, तो ये बहुत ईजी है। सूत्र क्या होता है इसका देखना बच्चों, औसत स्थिर लागत बराबर है कुल स्थिर लागत में भाग दे दो उत्पादन मात्रा का। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी, AFC बराबर है TFC अपॉन Q। तो बच्चों समझ में आ गया, इसका सूत्र क्या होता है कि AFC बराबर क्या है, TFC अपॉन Q, यानी कुल स्थिर लागत में भाग देना है कुल उत्पादन मात्रा का। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूँ इसकी आकृति कैसे होती है। देखना बच्चों, इसकी आकृति होती है AC। ठीक है, ये OX हो गया, ये OY हो गया, या उत्पादन मात्रा यहाँ लागत है। तो एक कौन सा वक्र है, AFC। ये प्रश्न बहुत सी बार पूछा जाता है कि AFC वक्र की आकृति कैसी होती है, तो मैं बता देता हूँ, नोट कर लेना कि AFC यानी औसत स्थिर लागत, यानी AFC क्या है, औसत स्थिर लागत वक्र की आकृति आयताकार अतिपरवलय या इसको बोलते हैं हाइपरबोला भी। आकृति कैसे होती है, आयताकार अतिपरवलय या आयताकार हाइपरबोला होती है। इस प्रकार आकृति होती है। तो औसत स्थिर लागत आपके समझ में आ गई, बहुत इजी है कि कुल स्थिर लागत में भाग लगा दो उत्पादन मात्रा का, तो आपको औसत स्थिर लागत प्राप्त हो जाएगी। और औसत स्थिर लागत वक्र की आकृति कैसे होती है, आयताकार अतिपरवलय होती है। ठीक है, तो औसत स्थिर लागत बच्चों समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं अगली लागत की, जिसका नाम है औसत परिवर्तनशील लागत। अब हम बात करते हैं अगली लागत, औसत परिवर्तनशील लागत AVC। तो देखो, औसत परिवर्तनशील लागत क्या होती है कि जब कुल स्थिर लागत में, ध्यान देना जब बच्चों, कुल परिवर्तनशील लागत में, ध्यान देना कि कुल परिवर्तनशील लागत में उत्पादन मात्रा का भाग देते हैं तो औसत परिवर्तनशील लागत प्राप्त होती है। तो आपको क्या करना है, कुल परिवर्तनशील लागत में, ध्यान देना बच्चों, समझना, कुल परिवर्तनशील लागत में उत्पादन मात्रा का भाग देकर औसत परिवर्तनशील लागत प्राप्त होती है। ठीक है, तो देखो, कुल परिवर्तनशील लागत में उत्पादन मात्रा का भाग देकर औसत परिवर्तनशील लागत
परिवर्तनशील लागत प्राप्त होती है। तो औसत परिवर्तनशील लागत कैसे प्राप्त होगी कि कुल परिवर्तनशील लागत में उत्पादन मात्रा का भाग लगा दो। तो इसका सूत्र क्या होगा, कुल परिवर्तनशील लागत बराबर कुल परिवर्तनशील लागत औसत परिवर्तनशील लागत, क्योंकि हम औसत परिवर्तनशील लागत क्या करें, तो औसत परिवर्तनशील लागत बराबर कुल परिवर्तनशील लागत में भाग लगा दो उत्पादन मात्रा का। ठीक है, तो सूत्र क्या हो जाएगा, ABC बराबर TVC अपॉन Q। तो सूत्र समझ में आ गया। अब इस एबीसी वक्र की आकृति कैसी होती है, यूं आकार की। ध्यान देना बच्चों, पेपर से पूछा जाता है कि एबीसी वक्र की आकृति कैसी होती है। एबीसी वक्र की आकृति यूं आकार की होती है। देखो मैंने चित्र बना दिया है। तो ये आकृति कैसी है, यू आकार की। तो एबीसी वक्र की आकृति कैसी होगी, एबीसी वक्र की आकृति यू आकार की होती है। ध्यान देना बच्चों, कैसी होती है, यू आकार की होती है। तो कौन से वक्र की आकृति यू आकार की होती है, औसत परिवर्तनशील लागत, यानी एबीसी की आकृति कैसी होती है, यू आकार की होती है। मैंने रेखा चित्र में बनाया, ऐसी आकृति होती है। तो आपको कुल औसत परिवर्तनशील लागत समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगली औसत लागत। अब हम बात करते हैं औसत लागत। औसत लागत क्या होती है कि जब कुल लागत में उत्पादन मात्रा का भाग देते हैं तो हमें औसत लागत प्राप्त होती है। यानी कुल लागत में भाग दे दो उत्पादन मात्रा, तो आपको औसत लागत प्राप्त हो जाएगी। या औसत स्थिर लागत और औसत परिवर्तनशील लागत का जोड़ भी क्या होता है, औसत लागत होती है। तो ध्यान देना, कुल लागत में उत्पादन मात्रा का भाग देकर औसत लागत इससे प्राप्त होती है। अर्थात औसत स्थिर लागत और औसत परिवर्तनशील औसत स्थिर लागत और औसत परिवर्तनशील लागत का योग होती है। ठीक है, तो आप दो तरीके से औसत लागत ज्ञात कर सकते हो। पहला सूत्र तो है इसका AC बराबर TC अपॉन Q। TC क्या है, कुल लागत है, कुल लागत में भाग दे दो उत्पादन मात्रा का। ठीक है, और एक होता है कि AC बराबर होता है TFC प्लस AFC प्लस ABC। यानी कुल लागत में क्वांटिटी का भाग लगा दो तो भी AC प्राप्त हो जाएगी, और AFC प्लस ABC को जोड़ोगे तो AC प्राप्त हो जाएगी। यानी औसत स्थिर लागत और औसत परिवर्तनशील लागत का योग या जोड़ क्या होता है, औसत लागत प्राप्त होती है। आपको मैं बता देता हूं कि इसके आकृति भी कैसी होती है, यूं आकार की होती है।
इसकी आकृति कैसी होती है? यू आकार की। देखो बच्चों दिखाई दे रहा ना आपको, इसकी आकृति कैसी है? यू आकार की। ओ एक्स पर उत्पादन मात्रा हो गई और ओ वाई पर लागतें हो गई। तो इसकी आकृति कैसी है? यू आकार की। तो एसी वक्र की आकृति भी कैसी होती है? एसी वक्र की आकृति, एसी वक्र की आकृति यू आकार की होती है। ध्यान देना, कैसी? यू आकार की होती है। तो बच्चों आपको औसत लागत भी समझ में आ गई होगी कि औसत लागत क्या होती है। तो अब हमारी जो लागत बची है अल्पकालीन लागतें लास्ट, वो है सीमांत लागत। तो सीमांत लागत क्या होती है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। हम बात करते हैं सीमांत लागत यानी मार्जिनल कॉस्ट यानी एमसी, मार्जिनल कॉस्ट यानी एमसी। तो सीमांत लागत क्या होती है? ध्यान देना बच्चों, उत्पादन मात्रा की एक इकाई में परिवर्तन से, ध्यान देना बच्चों कि उत्पादन मात्रा की एक इकाई में परिवर्तन से कुल लागत में जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं? सीमांत लागत कहते हैं। यानी उत्पादन मात्रा की में एक इकाई में परिवर्तन होगा तो उस परिवर्तन से कुल लागत में कितना परिवर्तन होता है यानी वृद्धि होती है, तो वो क्या कहलाती है? सीमांत लागत कहलाती है। तो उत्पादन मात्रा की एक इकाई में परिवर्तन से, एक इकाई में उत्पादन मात्रा की एक इकाई में परिवर्तन से कुल लागत में जो परिवर्तन होता है, कुल लागत में जो परिवर्तन होता है उत्पादन मात्रा की एक इकाई में, उत्पादन मात्रा की एक इकाई में परिवर्तन से कुल लागत में जो परिवर्तन होता है उसे सीमांत लागत कहते हैं। तो बच्चों सीमांत लागत क्या होगी कि उत्पादन मात्रा की एक इकाई में परिवर्तन से कुल लागत में जो परिवर्तन होता है उसे सीमांत लागत कहते हैं। तो सीमांत लागत का सूत्र क्या होगा कि सीमांत लागत बराबर है कुल लागत में परिवर्तन बटा उत्पादन मात्रा में परिवर्तन। यानी MC बराबर क्या हो जाएगा? डेल्टा TC अपॉन डेल्टा Q। डेल्टा TC किसको दर्शाता है? कुल लागत में परिवर्तन को, और डेल्टा Q किसको दर्शाता है? उत्पादन मात्रा में परिवर्तन को। इसका सूत्र एक और होता है कि MC बराबर होता है TCn माइनस TCn माइनस 1। यानी वर्तमान इकाई की जो कुल लागत है उसमें से आप पिछली वाली इकाई की कुल लागत घटा दोगे तो वर्तमान इकाई की आपको क्या प्राप्त हो जाएगी? सीमांत लागत प्राप्त हो जाएगी। तो इस प्रकार ये दो सूत्र है सीमांत लागत ज्ञात करने के। ठीक है, इसकी आकृति भी कैसी होती है? ध्यान देना बच्चों, इसकी आकृति भी कैसी होती है? यू आकार की होती है। तो मैंने बताया, ध्यान देना कि जो MC वक्र होता है, MC वक्र की आकृति यू आकार की होती है। कैसी होती है? यू आकार की होती है। तो MC वक्र की आकृति भी कैसी होती है? यू आकार की होती है। तो आज के टॉपिक में हमने सीमांत लागत अभी जस्ट पढ़ी है, आपके अच्छे से समझ में भी आ गई होगी। हमने पढ़ी आज अल्पकालीन लागतें जो सात तरह की होती है। सबसे पहले हमने पढ़ी कुल स्थिर लागत, फिर हमने पढ़ी कुल परिवर्तनशील लागत, और फिर इन दोनों का योग होती है कुल लागत। फिर हमने चौथी पढ़ी
औसत स्थिर लागत, पांचवी पढ़ी औसत परिवर्तनशील लागत, और फिर छठी पढ़ी औसत लागत, और लास्ट में हमने सातवीं पढ़ी सीमांत लागत। तो इस 7 तरह की लागतें हैं, ये सभी क्या होती है, अल्पकालीन लागतें होती है। तो इनके बारे में मैंने आपको डेफिनेशन अच्छी से समझा दी और आपको अच्छी से समझ में भी आया होगा। इनके सूत्र और इनकी आकृति कैसी होती है, इनकी आकृति का आकार कैसा होता है, उनके बारे में हमने चर्चा कर ली। अब हम एक सारणी बनाते हैं, हमने सारणी बनाई थी ना। अब उसके आगे हम क्या ज्ञात करेंगे, औसत स्थिर लागत, औसत परिवर्तनशील लागत, औसत लागत और सीमांत लागत ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो मैं आपको सारणी बना के समझा देता हूँ। इस सारणी का टॉपिक का क्वेश्चन भी हमेशा आपके आता है, ध्यान देना। सारणी के बारे में आपसे प्रश्न पूछा जाता है, जैसे ब्लैंक दे दी सारणी कि आपको एसी ज्ञात करनी है या एमसी ज्ञात करनी है या टीवीसी ज्ञात करनी है या टीसी ज्ञात करनी है, उसका आपको प्रश्न आपके एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम में प्रश्न आता भी है। तो इस सूत्र आप हमेशा याद रखना और किस तरह निकालते हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो मैं आपको यहाँ सारणी लिख के समझाता हूँ। ठीक है, तो बच्चों अब हम सारणी बनाते हैं और सारणी के माध्यम से इन लागतों को और अच्छे से समझते हैं। तो सारणी बनाते हैं तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि कॉलम बनेंगे टोटल 8 कॉलम बनेंगे, बता देता हूँ। पहले कॉलम में आएगी उत्पादन मात्रा, क्या आएगी, उत्पादन मात्रा यानी क्यों आएगा। दूसरे कॉलम में आएगी टीएफसी, तीसरे कॉलम में आएगी टीवीसी, चौथे कॉलम में टीसी, पांचवे कॉलम में एवीसी, छठे कॉलम में पांचवें कॉलम में एएफसी, छठे कॉलम में ईवीसी, सातवें कॉलम में एसी और लास्ट कॉलम में एमसी आएगी। ठीक है, तो हम ये सभी लागतें ज्ञात करेंगे। देखो परीक्षा में भी प्रश्न पूछा जाता है कि आपको क्या है 4 जगह दे देगी, ठीक है, और आपको क्या है बाकी की चीज़ें दे रखी क्योंकि उनके आधार पर आपको ये लागतें ज्ञात करनी पड़ेगी। तो इससे ज्ञात करने के लिए जो सूत्र मैंने बताए उनको याद रखना जरूरी है। तो हमने देखा था कि जीरो से लेकर 1 2 3 4 5 6 लागतें थी, ठीक है ना, और टीएफसी क्या थी हमारी 10 थी, तो सभी पर क्या रहेगी 10 ही रहेगी। एबीसी क्या हो रही थी, बढ़ रही थी, तो पहले 0 थी, फिर 8 थी, फिर 14 थी, फिर 18 थी, फिर 24 थी, फिर 34 थी, फिर 50 थी। ये हमारी लागतें थी टीवीसी। अब इन दोनों का योग क्या हो जाएगा, टीसी हो जाएगा। जो हमने पिछली वाली सारणी बनाई है उसमें भी सेम है, उसमें अच्छे से समझाया था किस प्रकार निकाले। तो एक क्या 10 18 24 28 34 44 और 60, इस प्रकार की सारणी तो मैंने आपको समझा दी थी। अब हम बात करते हैं एएफसी। एएफसी कैसे निकालते हैं, आपको पता है कि मैंने सूत्र बताया था। एएफसी निकालने का सूत्र क्या होता है, एएफसी बराबर होता है टीएफसी में भाग लगा दो क्यू का। ठीक है, तो देखो 10 में 0 का भाग जाता नहीं, तो ऐसे रहेगा। 10 में 1 का भाग दिया तो 10, 10 में 2 का भाग दिया तो 5, 10 में 3 का भाग देंगे तो 3.33, 10 में 4 का भाग देंगे तो 2.5, और 10 में 6 का भाग देंगे तो मान आएगा, 10 में 5 का भाग देंगे तो मान आएगा 2, और 10 में 6 का भाग देंगे तो मान आएगा 1.66। सूत्र ये है एएफसी याद करने का कि टीएफसी में भाग लगा दे क्यों। टीएफसी ये रही आपके सामने 10 ही रहती है हमेशा, ठीक है। तो एक क्वांटिटी है तो सामने 10 में 6 का भाग लगा दिया तो 1.6 है, 10 में 5 का भाग लगा दिया तो 2 आए, 10 में 4 का भाग लगाया तो 2.5 है। तो इस प्रकार मैंने एएफसी ज्ञात कर लिया। आप भी एएफसी ज्ञात कर सकते हो इस सूत्र के माध्यम से। आपने देखा है एक खास बात और होती है एएफसी की, एएफसी लगातार क्या होती है, गिरती रहती है, तभी तो इसका आकार कैसा होता है, आयताकार अतिपरवलय या आयताकार हाइपरबोला होता है। देखो ये लगातार गई है 10 5 3.33, फिर 2.5 2, फिर 1 पॉइंट, लगातार क्या हो रही है, गिर रही है। तो एएफसी
लगातार गिरती रहती है। ध्यान देना, गिरती रहती है। ये बात इतनी इंपॉर्टेंट बात है कि एएफसी क्या होती है, लगातार गिरती रहती है। अब हम बात करते हैं एबीसी। तो एबीसी कैसे निकालते हैं, आपको पता है कि इसका भी एक सूत्र होता है कि एबीसी बराबर क्या होता है, टीवीसी अपॉन क्यू। तो आपको क्या करना है, टीवीसी ए रही, टीवीसी ए रही, तो इसमें किसका भाग लगा दो, मात्रा का। ठीक है, तो देखो टीवीसी कितनी है, 8, 8 में 1 का भाग लगाएं तो कितने आएंगे, 8। फिर 14 में 2 का भाग लगाएंगे तो कितने आएंगे, 14 में 2 का भाग लगाएंगे तो आएंगे 7। ठीक है, 14 में 2 का भाग लगाए 7। फिर 18 में 3 का भाग लगाएंगे तो कितने आएंगे, 6। कितने आएंगे, 6 आएंगे। ठीक है, फिर हम बात करते हैं 24 में 4 का भाग लगाओ। 24 है, 18, 24 में 4 का भाग लगाएंगे तो कितने आएंगे, 6 आएंगे। ठीक है, और चौतीस में हम भाग लगाते हैं 5 का। 34 में हम भाग लगाएंगे 5 का, तो मान क्या आएगा, देखो 34 में 5 का भाग लगाएंगे तो मान आएगा 24 में हमने 4 का भाग लगाया तो 6 आ गई एबीसी। ठीक है, अब है एबीसी कितनी है, 34 है, और 34 में हम 5 का भाग लगाएंगे तो मान आएगा 6.8। भाग लगा के देख लो आप कि 34 में हमने 5 का भाग लगाते हैं तो 6 पंचो 30, 5 30, 6.8 आएगा। ठीक है, इसी प्रकार 50 में 6 का भाग लगाते हैं तो मान आता है 8.33। 8.33 भाग लगा के देख लो कि 50 में 6 का भाग 8 आ गए। ठीक है, फिर पॉइंट लग गया, फिर 3, फिर 3। ठीक है, तो मान आ गया 8.33। ठीक है, इसी प्रकार अब हम ज्ञात करेंगे एसी। तो देखो ज्ञात एसी कैसे करते हैं, दोनों को जोड़ लो आप। ठीक है, ये हो गई 18। ठीक है, 7 5 12, ये हो गई 9.33, 8.5, 8.8 और ये हो गई 10। ठीक है, तो इस प्रकार हमने एएफसी ज्ञात कर ली, एबीसी ज्ञात कर ली और एसी ज्ञात कर ली। अब हम ज्ञात करते हैं एमसी। तो एमसी ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, डेल्टा टीसी अपॉन डेल्टा क्यू या टीसी एन माइनस टीसी एन माइनस 1। ठीक है, तो हम सबसे पहले 0 पे टीएफसी कितनी है, 10, तो 10 ही रहेगी। ठीक है, अब देखो टीसी कितनी है, 18। ठीक है, तो पिछली वाली कितनी है, 10 है, तो 18 में से 10 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 8। 18 में से 10 गए तो 8 बचे। अब 24 में से 8 जाएंगे तो 6 बचे। 24 में से 28 में 24 जाएंगे तो 4 बचे। 34 में से 28 जाएंगे तो 6 बचे। 44 में 34 गए तो 10 बचे, और 60 में से 44 गए तो 16 बचे। तो इस प्रकार ये सारणी आपके समझ में आ गई होगी। सारणी निकालने के लिए आपको क्या करना है, इस सूत्र का प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे मान लो एबीसी निकालने के लिए टीएफसी अपॉन क्यू, यानी टीएफसी में क्यू का भाग लगा देना। एबीसी ज्ञात करने के लिए टीवीसी अपॉन क्यू, ये टीवीसी है इसको क्यू में भाग लगा देना। और एसी निकालने के लिए या तो इन दोनों को जोड़ दो या टीसी में क्यू का भाग लगा देना, तो भी आपको एसी निकल जाएगी। और एमसी निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डेल्टा टीसी अपॉन डेल्टा क्यू, यानी
कितने का परिवर्तन हुआ, 10 से 18 हो गए तो 8 का परिवर्तन हुआ, और 0 से 1 का परिवर्तन हुआ तो कितने का परिवर्तन हुआ, 1 का। तो 8 में 1 का भाग देंगे कितना आएंगे, 8। तो ये देखो 8 आ गए। तो इसी प्रकार क्या है, आप अगली वाला इकाई की भी निकाल सकते हो, इस प्रकार सब इकाइयों को निकाल सकते हो जैसे मैंने निकाला है। ठीक है, तो ये सारणी आपके समझ में आ गई। तो आज के टॉपिक में हमने पढ़ा अल्पकालीन औसत लागतें। अल्पकालीन जो औसत लागत है उनके बारे में हमने अच्छी से चर्चा कर ली, सबके हमने डायग्राम भी बना लिए, सबके हमने सूत्र भी लिख लिए और सबकी डेफिनेशन भी समझ ली, और आपके भी बच्चों समझ में आ गया होगा। अब है अगला टॉपिक, सीमांत लागत और औसत लागत में संबंध। ठीक है, ये जो है ना, ध्यान देना बच्चों, ये दोनों, इनमें हम संबंध ज्ञात करेंगे। देखो अभी संबंध ज्ञात करते हैं। मैं ये सारणी मिटा रहा हूं, सिर्फ 2 लिख रहा हूं, 2 को छोड़ रहा हूं, एसी और एमसी को। ठीक है, और सारणी आपने नोट भी कर ली होगी। ठीक है, तो आप नोट करके उसको समझना, कोई चीज़ समझ में आए तो मुझसे कमेंट बॉक्स में जाके पूछना। अब हम बात करते हैं सीमांत लागत और औसत लागत में संबंध। इस सीमांत लागत और औसत लागत में क्या संबंध होता है उसके बारे में जानेंगे। ये प्रश्न भी पूछा जाता है कभी कभी कि सीमांत लागत और औसत लागत में संबंध को बताइए, यानी एसी और एमसी में क्या संबंध होता है वो जानेंगे। तो सबसे पहले रेखा चित्र बना के फिर आपको संबंध बताता हूँ। ये हो गया हमारा एसी वक्र और ये हो गया हमारा एमसी वक्र। ठीक है, जो एमसी वक्र होता है वो एसी वक्र के न्यूनतम बिंदु पर काटता है। ठीक है, ये हो गई मात्रा क्यों। ठीक है, ये हो गई उत्पादन मात्रा। रेखा चित्र साथ साथ बनाते रहना और समझते रहना। ठीक है, और ये हो गई हमारी लागतें जो दोनों है एसी और एमसी। ठीक है, तो पहला संबंध बता देता हूं मैं आपको। इसका पहला संबंध होगा कि जब औसत लागत और सीमांत लागत दोनों में गिरावट होती है, देखो दोनों क्या हो रही है, गिर रही है, तो तेज गति से कौन गिरता है, सीमांत लागत। यानी सीमांत लागत वक्र औसत लागत वक्र के नीचे स्थित होता है। तो पहला संबंध ये आ गया कि जब औसत लागत और सीमांत लागत दोनों में गिरावट होती है तो एमसी वक्र एसी वक्र की तुलना में तेज गति से नीचे गिरता है, तेज गति से नीचे गिरता है। अर्थात एमसी वक्र एसी वक्र के नीचे स्थित होता है। देखो जब दोनों में गिरावट हो रही है, ध्यान देना बच्चों, दोनों में क्या हो रही है, गिरावट हो रही है, तो एमसी वक्र तेज गति से नीचे गिर रहा है, एमसी वक्र एसी वक्र के नीचे स्थित होता है। यहाँ भी देखो सारणी में दोनों में क्या हो रही है, गिरावट हो रही है, 18, 12, 9.13 गिरावट हो रही है ना। तो एमसी में भी क्या हो रही है, गिरावट हो रही है, और तो एमसी क्या तेज गति से नीचे गिर रहा है। ठीक है, ये तो हो गई पहली बात। दूसरी बात कि जब एसी न्यूनतम होती है, एसी क्या होती है, न्यूनतम होती है, तो ये न्यूनतम बिंदु एसी का, इसको ये बिंदु बस है। जब एसी न्यूनतम होती है तो उस बिंदु, जब एसी औसत लागत वक्र एसी न्यूनतम होती है तो उस बिंदु पर एसी व एमसी दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, दूसरा सवाल समझ में आ गया कि जब एसी न्यूनतम होती है, इस बिंदु पर क्या है, औसत लागत न्यूनतम है। एसी का मतलब क्या है, औसत लागत, और औसत लागत न्यूनतम है, उस बिंदु पर सीमांत लागत और औसत लागत दोनों क्या होती है, बराबर होती है। तीसरा संबंध मैं यहाँ तक बता रहा हूं कि जब सीमांत लागत और औसत लागत दोनों में क्या होती है, वृद्धि होती है। जब
सीमांत लागत व औसत लागत दोनों में वृद्धि होती है तो सीमांत लागत तेज गति से बढ़ता है। सीमांत लागत तेज गति से बढ़ता है। तो MC वक्र AC वक्र के ऊपर स्थित होता है। देखो बच्चों, जब सीमांत लागत और औसत लागत दोनों में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, जो MC वक्र है वो AC वक्र से तेज गति से बढ़ रहा है, यानी MC वक्र AC वक्र के ऊपर स्थित होता है। तो तीनों संबंध आपके समझ में आ गए। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है अल्पकालीन लागतें, वो आपके अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है परीक्षा की दृष्टि से भी और आने वाली कंपटीशन एग्जामों की दृष्टि से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर कुछ भी चीज़ समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में जाके मुझसे पूछ सकते हो। हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।